हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं लेसन नंबर 4 के लेक्चर नंबर 9 में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, संरचना क्या होती है, किस प्रकार ये किसी परिपथ के साथ कार्य करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, अंत तक उसे जरूर देखिए। यदि पूरा समझ में आए, पूरी बात आपके लिए क्लियर हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हम आज समझने वाले हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, तो आज की क्लास को आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ केयरफुली देखना है और ये जानना है कि चल कुंडली किस प्रकार कार्य करती है, ये क्या है, इसकी संरचना क्या है, किस प्रकार इसका हर एक तरीका किस प्रकार कार्य करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या। सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि चल कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी परिपथ में बह रही धारा की उपस्थिति और उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारामापी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ओके, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं या धारामापी कहते हैं। क्या है, फिर से समझ लीजिए। किसी परिपथ में बह रही धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो चल कुंडली कहलाती है। ओके, तो देखिए ये हो गई आपकी चल कुंडली की डिफिनेशन, चल कुंडली क्या है। अब इससे पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संरचना क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं हम संरचना को, चल कुंडली की संरचना। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि देखिए क्या होता है, इसमें एक बेलन के आकार का, हम एक बेलन ले लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, बेलन के आकार का एक पाइप ले लेते हैं या एक कुंडली ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं। ये बेलन के आकार का एक पाइप ले लिया गया है, ठीक है, और इसे रखा गया है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, N और S दो ध्रुवों के बीच इसे रख दिया जाता है। बेलनाकार पाइप है ये और इसे दो ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पर ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ये तार लपेटा जाता है। इस बेलनाकार या इस बेलन पर, इस सिलेंडर पर एक तार लपेटा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं तार को कैसे लपेटते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से करा रहे हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जैसे देख लीजिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक बेलन है और ये कैसा है, बेलन के आकार का एक पात्र है और इसमें हम तार को लपेटेंगे आयताकार रूप में। कैसे लपेटेंगे, आयत के रूप में। देख लीजिए मैं लपेट रहा हूं यहां पे, ऐसे ऐसे लपेटेंगे हम इस तार को। तो जब हम इसे ऐसे लपेटेंगे तो देख रहे हैं कि यहां पर ये आयताकार रूप में लपेट गया है। ये जो तार है इस कुंडली में किस प्रकार लपेटा हुआ है, आयत के आकार का, आयताकार रूप में ये तार लपेटा गया है और इसी प्रकार इसे लिखते हैं एक आयताकार कुंडली। ठीक है, ये क्या बन गई, आपकी एक आयताकार कुंडली बन गई जब इसमें तार लपेट दिया गया। कैसे, बिल्कुल आयत के आकार का तार लपेट दिया गया तो ये बन गई अब एक आयताकार कुंडली। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस आयताकार कुंडली को यदि हम टॉप से देखें, यदि इसे हम ऊपर से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, सामने से टॉप से देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। देख लीजिए, ये आपके दो ध्रुव हैं और इसके बीच में ये कुंडली रखी है। टॉप व्यू इसका दिखाया जा रहा है, सबसे ऊपरी हिस्सा। ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा। देखिए, इसका जब हम टॉप व्यू देखेंगे, इस कुंडली का टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये NS दो चुंबक की ध्रुव है, टुकड़े, इनके बीच में ये कुंडली को सटाकर रखा गया है। ठीक है, और ये जो है ये कुंडली पे लिपटे हुए फेरे हैं, अर्थात इसे आयताकार कुंडली बनाएगी। इसमें एक तार, विद्युत धारावाही तार लपेटा गया है, इसे बनाएंगे। और जब हम इस कुंडली को किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल से जब हम जोड़ेंगे तो इस कुंडली में क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, यानी इसमें धारा बहेगी ऐसे। जैसा कि आपको पता है, थर्ड लेसन में हमने आपको बताया था कि बैटरी में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो सदैव बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। ठीक है, इसलिए इधर से जाएगी और इधर को रिटर्न होगी। तो जब इस कुंडली में करंट फ्लो होती है
तो चूंकि ये कुंडली कहां रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखी हुई है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, ये जो एरोज आपको दिखाई दे रही है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब इसका मान लीजिए कुंडली में जब हम धारा फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब इस कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में बताया था। ठीक है, वहीं पर आप जाइए, यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 8 को नहीं देखा तो प्लीज पहले 8 नंबर को देखिए, उसके बाद ही आप ये 9 नंबर के लेक्चर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हमने सीखा था 8 नंबर लेक्चर्स में, जब किसी कुंडली में करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। उस कुंडली पर, आयताकार कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसे बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बलयुग्म में कार्य करता है, बलों का एक जोड़ा कार्य करता है, और वो क्या करता है, कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है, कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है, या हम कह सकते हैं कि वो एक बल अंदर की ओर कार्य करता है और एक बल बाहर की ओर लगता है, इसलिए वो जो कुंडली होती है वो घूमने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, वो जो कुंडली होती है वो घूर्णन गति का अनुभव कर सकती है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो सकती है, घूमने की प्रवृत्ति रख सकती है, इसलिए उस पर क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहां पर जो कुंडली में लग रहा है वो क्या लग रहा है, बल आघूर्ण का कार्य करेगी। कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। और वो बल आघूर्ण कितना होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में डेरिवेट कराया है, टाउ बराबर NIAB इंटू साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर NIAB इंटू साइन थीटा। इसके बाद में जान लेते हैं n क्या है, कुंडली में लगे फेरों की संख्या, I इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, A इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा, इस कुंडली का क्या होगा, क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, और B क्या है, इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, और थीटा जो है वो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थीटा यहां पर समझना। थीटा क्या है, थीटा यहां पर आपका एक कोण बनाता है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र और वेक्टर सदिश, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के साथ का झुकाव जो है वो कहलाता है थीटा। इसे समझना है बारीकी से। तो थीटा यदि हम यहां पर कहें 90 है तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि यहां पर थीटा 90 है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका मान रख देते हैं NIAB इंटू साइन थीटा का मान है 90, तो टाउ बराबर ये बनेगा NIAB, ये आ जाएगा कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। कब, जब कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तब उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो जिसका मान है टाउ बराबर NIAB। तो चलिए अब जान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री कैसे है। ओके, चलिए देखिए, हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा है पिछले वीडियो में कि कुंडली पर आयताकार हो या वृत्ताकार, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो होती है N से S की ओर। तो यहां पर भी वही बात होगी, N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आप एरो से क्लियर कर सकते हैं, ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के समांतर है। याद रखिए, अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, इसे ध्यान दीजिए, इस पे नहीं, हम इसका ऊपरी वाला पार्ट देख रहे हैं जो यहां पर बनाया गया है। कुंडली की दिशा कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की दिशा के समांतर है, और इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कैसा है, लंबवत। कैसे, जैसे हम मान लीजिए कि ये एक आयताकार कुंडली है और इसे हम टॉप व्यू से देखते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं जब, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो ये कुंडली के समांतर हुआ, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऐसे है, इसके ऐसे ऐसा रख लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर हो गई, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऐसे है, क्षेत्रफल वेक्टर कैसे है, लंबवत है, इसलिए इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, इसलिए यहां पे 90 डिग्री रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे की सुनो कहानी। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर एक
इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। क्यों? बल आघूर्ण तभी कार्य करता है जब कोई वस्तु घूमने के लिए स्वतंत्र हो। जब कोई कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो, बल आघूर्ण तभी कार्य करता है। तो इट मींस दैट कि कुंडली जो आपकी है ये मूविंग कर रही है, चल रही है। कैसे? देख लीजिए, ये कुंडली ऐसे घूम रही है, कुंडली ऐसे घूम रही है। तो यहां पर याद रखना है आपको, जब ये घूम रही है तो इसके फेरे ऐसे हैं, कुछ देर बाद इसके फेरे ऐसे हो जाएंगे। ये जो फेरे लगे हुए हैं, तार लपेटा गया, कुछ देर बाद ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन हर कंडीशन पर थीटा आपका 90 होगा। बहुत ही लॉजिक बात है कि थीटा 90 क्यों होगा, यही टारगेट है इसका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में। इसमें थीटा 90 क्यों होगा, यहां पर यही बात को आपको ध्यान से पढ़ना है, डीपली डिसिप्लिन के साथ लेना है इस बात को। ठीक है? जब कुंडली की कंडीशन ऐसी होगी फिर भी इसका थीटा 90 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वृत्ताकार कुंडली ली गई। वृत्ताकार कुंडली क्यों ली जाती है? वृत्ताकार कुंडली ज्यादातर थीटा हमारा चेंज ना हो, हमारा थीटा ऑलवेज 19 रहे, इसलिए ज्यादातर मोस्टली जो कुंडलियां होती है वो वृत्ताकार ही ली जाती है। ठीक है? ताकि हर कंडीशन में उनका थीटा 90 रहे। कैसे 90 रहेगा? अभी तो आपने जाना कि जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के समांतर है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो इसके लंबवत होगा, इसीलिए इनके बीच का कोण 90 होगा। ठीक है? इसके बाद अब समझ लेते हैं कि जब कुंडली की कंडीशन बदल गई है तो कुंडली में जब फेरों की संख्या इस प्रकार होगी तो इस कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, वो तो हर दिशा में लग रहा है। जिस दिशा में वो घूमेगी अपने वायर के साथ उस दिशा में उसका लगेगा। इसीलिए वो सदैव कह सकते हैं कि कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव समांतर रहेगी। कुंडली या इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो। ओके, समझ गए? इसलिए ऑलवेज थीटा इसका कितना होगा? 90 होगा। ठीक है? बात समझ में आई? अब सुनो आगे की कहानी। आप देखो यहां पर अब हम एक करेंगे जादू। जादू ये करेंगे कि कुंडली के बीचों बीच में हम एक बांध देंगे स्प्रिंग, इस प्रकार। ठीक है? कुंडली के बीचों बीच में एक स्प्रिंग बंधी होती है। स्प्रिंग का क्या कार्य है? स्प्रिंग का कार्य यह है कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूर्णन गति करना यानी पर बलाघूर्ण कार्य करता है, जिससे वो मूविंग करने लगती, घूमने लगती, गैल्वेनोमीटर घूमने लगती। ठीक है? कुंडली घूमने लगती। जो ये इस पे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग क्या करती है? कुंडली को घूमने से रोकती है, अर्थात उस पर प्रतिरोध लगाती है, या कह सकते हैं कि उस पर एक ऐसा बल लगाती है जो उसे रोके। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है और थोड़ा इसको कैसे बता दें, ध्यान देना है जरा इस पे। इसको कुछ इस प्रकार बना लेते हैं हम। चलिए छोड़िए, इसे देख लेते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए ये कुंडली है और इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है? थोड़ा इस प्रकार ले लेते हैं, इसे ऐसे ले लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए इस पे एक स्प्रिंग लगी हुई है कुंडली पर, तो आप देख लेंगे सामने फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस स्प्रिंग का क्या कार्य है, क्या करती है? जब ये कुंडली मूविंग करती है, ये कुंडली जब मूविंग करती है, घूमती है, तो ये जो इस पे स्प्रिंग लगी हुई है इसमें एक ऐंठन लगती है, यानी इसमें एक बल लगता है, तनाव लगता है, टेंशन लगता है। इस स्प्रिंग में क्या होता है? एक तनाव लगता है। और कुछ कंडीशन के बाद क्या होता है कि स्प्रिंग, ये जो कुंडली है ये घूमना बंद कर देती है। घूमना तब बंद करती है जब इस स्प्रिंग का जो इसका टाउ रिस्टोरिंग बोला जाएगा। टाउ रिस्टोरिंग यानी ये जो बल लग रहा है इस पे, बलाघूर्ण जो टाउ NIAB है, उसको स्प्रिंग रोक रही है। यानी स्प्रिंग का काम है यहां पर, जो कुंडली ये घूमना शुरू करती है बल अपने बल आघूर्ण के कारण, वो इसे रोकती है। यानी ये कुंडली के साथ थोड़ा घूमती है और इसमें एक ऐंठन लग जाती है, यानी एक तनाव लगता है स्प्रिंग पर, और वो कुछ समय के बाद कुंडली को रोक देती है, अर्थात वो उसे रोकती है, टाउ रिस्टोरिंग करती है उसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाउ रिस्टोरिंग इक्वल टू K फाई। ठीक है? क्या लगाता है?
के फाई, और यहां पर के फाई की वैल्यू होगी माइनस की। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कुंडली को घूमने से रोक रही है, अर्थात उसका विरोध कर रही है, कुंडली को घूमने से रोक रही है, या कह सकते हैं कुंडली का विरोध करती, उसे घूमना नहीं देना चाहती, इसलिए यहां पर टाउ रिस्टोरिंग की वैल्यू माइनस के फाई होगा। के कौन चीज है? स्प्रिंग का बल नियतांक है। फाई क्या है? ऐंठन कोण है, स्प्रिंग का ऐंठन कोण। ठीक है, और टाउ रिस्टोरिंग क्या है? टाउ रिस्टोरिंग है ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। ये जो स्प्रिंग का ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ रिस्टोरिंग, इसे लिख सकते हैं ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, ये लिख सकते हैं इसे। देखिए ये होता है टाउ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के फाई। के बल स्प्रिंग का बल नियतांक है और फाई जो है ये स्प्रिंग का ऐंठन कोण है। ठीक है, टाउ रिस्टोरिंग। अब यहां पर समझना ध्यान से, जब टाउ रिस्टोरिंग और टाउ बराबर NIAB इक्वल हो जाते हैं, तब जाकर के ये कुंडली क्या करती है? रुक जाती है, मूविंग करना बंद कर देती है। तो देखिए क्या करते हैं, अब हम इसे जरा आप चाहें तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जरा इसे हम रफ कर देंगे और यहां पर एक पॉइंटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर धारामापी में पॉइंटर एक लगाएंगे, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए देखिए, ये आपका पॉइंटर है। ये क्या करता है? ये मतलब करंट पड़ता है, तो ये किस पे है? 0 पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया अभी। तो इस पॉइंटर का क्या कार्य है? पॉइंटर का कार्य ये है कि जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली मूविंग करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, तो स्प्रिंग अपने तनाव के कारण उसे कार्य करने पर या उसे घूमने पर रोकेगी, अर्थात उस पर एक ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण लगाएगी। और कुछ समय के बाद जब कुंडली का बल आघूर्ण यानी टाउ, ध्यान दीजिए, जब टाउ बराबर हो जाएगा टाउ रिस्टोरिंग के, ठीक है, तब ये दोनों काम करना बंद कर देंगे। कौन? स्प्रिंग और ये सिलेंडर कुंडली। तो मान लीजिए कि ये यहां पे तब इसकी रीडिंग आ जाएगी, ये 1 एम्पियर हो जाएगा। इस बार जब दोबारा करेंगे तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे 3 एम्पियर हो जाएगा, ऐसे। तो इस प्रकार ये आपका बन जाएगा मीटर स्केल, ऐसे। गैल्वेनोमीटर जिसे कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो जब हम फिर से सीख लीजिए, जान लीजिए कि जब किसी कुंडली को धारा दी जाती है तो गैल्वेनोमीटर में जो एक पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर है, ठीक है, ये विक्षेपित होता है अपने मार्ग से, बीच में 0 होता है, विक्षेपित होता है अपने मार्ग से। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पॉइंटर इसमें गैल्वेनोमीटर में बीच में ही क्यों होता है? तो चलिए देख लेते हैं क्यों होता है, इसकी बात समझ लीजिए आसानी से। हमें पता है कि क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि बैटरी में जो धारा भेजी जाती है वो सदैव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो हम प्लस इधर ले लिया है, माइनस इधर ले लिया है, तो इसमें जो विक्षेप होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, यानी इधर की ओर। ठीक है, यदि हम इसको चेंज कर दें, माइनस को प्लस कर दें और प्लस को माइनस कर दें, तो इसमें जो विक्षेप होगा वो इधर को होगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे 3 एम्पियर। इसको हम मिटा दें, ये ऐसे, ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। कब कार्य करता है? ये आपका पॉइंटर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे काउंटिंग करता हो, ये रुक जाता है तब जब टाउ रिस्टोरिंग इक्वल हो जाता है टाउ के, अर्थात बल आघूर्ण बराबर हो जाता है ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण के, तब ये पॉइंटर आपका रुक जाता है। या कह सकते हैं कि जब कुंडली पूर्णतया जब स्प्रिंग पूर्णतया कुंडली पर कंट्रोल कर लेती है तो उसे रोक देती है, और यहां से यहां तक रोकने में उसे कुछ समय लगता है, और वही करंट यहां से यहां तक जाती है जो हम इसमें फ्लो करते हैं, भेजते हैं। यदि हम 2 एम्पियर भेजेंगे तो यहाँ पे 2, 4, 6 जैसा आप करेंगे, जितने एम्पियर की करंट भेजेंगे उस प्रकार आपको ये एक्सप्लेन करके देगा, आपको दिखाएगा। तो ये रहा आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। बचा इसका फॉर्मूला, तो चलिए इसका फॉर्मूला डेरिवेट कर देते हैं। क्या? जैसा कि हम लिखा हुआ है टाउ इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग, तो टाउ की वैल्यू है NIAB,
इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग का मान है के फाई। ठीक है, तो इसमें हम आई को बाहर करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा के फाई अपॉन एन ए बी। ये हो जाएगा के फाई अपॉन एन ए बी। आई को रोकेंगे, एन ए बी। इसमें के अपॉन एन आई ए बी ये बराबर होता है जी के अपॉन एन ए बी इक्वल टू जी होता है। तो ये बनेगा आई इक्वल टू जी इंटू फाई। आई इक्वल टू जी इंटू फाइव। इस जी को हम क्या कहते हैं? धारामापी नियतांक। क्या कहते हैं? धारामापी नियतांक कहते हैं। तो ये हो गई क्या? किसी भी जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो रही धारा की वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर हमें बताता है स्क्रीन पर। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में बह रही धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे गैल्वेनोमीटर धारामापी कहते हैं, चल कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पूरा चल कुंडली का जादू, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से एक आसान तरीके से गैल्वेनोमीटर को में हो रहे विक्षेप को देखा जा सकता है। और यहां पर हमारा यह भी प्रूव हो गया कि गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर का जो जीरो होता है वो 20 में ही क्यों होता है। ठीक है, उसमें फॉर्मूला निकला आई इक्वल टू जी इंटू फाइव। तो ये आपका पूरा क्लास क्लियर हुई आज की। तो कैसे लगी क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे और लेते रहे हमसे प्रतिदिन फिजिक्स का और मैथमेटिक्स के बहुत ही आसान और मजेदार वीडियो, बिल्कुल ही यूनिक और लॉजिक तरीके से। तो फॉलो करते रहे हमें हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला पर। देते रहेंगे आपको फिजिक्स और मैथ के आसानी से एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स।